वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। देखिए, अभी तक 80 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। जो 80वां टेस्ट था वो था मॉडर्न हिस्ट्री का। उसमें हमने स्टार्ट किया था भारत पर ब्रिटिश विजय, और जो 79वां टेस्ट था वो इंडियन पॉलिटी का था। तो उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे 79 वाले के आगे से, जहाँ तक हो गया था इंडियन पॉलिटी में। और मॉडर्न हिस्ट्री की में उसके बाद से कोई टेस्ट तो हुआ नहीं है। चलिए, तो यह है टेस्ट नंबर 81, जहाँ तक राष्ट्रपति शायद अपना कंप्लीट होने वाला था उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन देशों में है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। बताइए पहला, तीसरा, 1 2 3 सभी में। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में। याद रखना इसको। और राज्यपाल के पास भी होगी अगर राष्ट्रपति के पास है तो। राज्यपाल की है 223 में, ठीक है, 110 ज़्यादा है आर्टिकल। तो भारत में ये केवल अध्यादेश, अमेरिका या ब्रिटेन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं अध्यादेश जारी कर सकता है। इससे पहले एक प्रश्न था अध्यादेश से रिलेटेड, उसमें 4 में से जो तीसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। कुछ गलत बोल दिया था, मतलब सही है, वो एक्सप्लेनेशन भी सही थी उसमें और वो प्रश्न भी सही था। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनोखी है। अमेरिका या ब्रिटेन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं? बताइए। पहला है संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन एवं विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय से राष्ट्रपति को सूचित करे। किसी विषय जिस पर मंत्री ने निर्णय दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे प्रधानमंत्री। किसी विशेष विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने के निर्णय को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। देखिए, धन विधेयक से रिलेटेड जो भी अंतिम होता है वो सब लोकसभा के स्पीकर के पास होता है, ठीक है, उसी का निर्णय अंतिम होता है। वो प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसको कौन जो है इंडिकेट करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री तो नहीं होगा फिर ये, तो तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा केवल, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बतलाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 110(4) में उपबंध है कि अनुच्छेद 111 के अधीन धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा कि वह धन विधेयक है, ठीक है। प्रधानमंत्री का इसमें नहीं है रोल। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है, जिसमें निम्नलिखित पंक्ति का अर्थ किससे है? दंड की प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना। क्या कहलाएगा ये? क्षमा कहलाएगी, लघुकरण कहलाएगा, प्रतिहार कहलाएगा या फिर विराम कहलाएगा? दंड की प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना। मान लीजिए कठोर कारावास की सज़ा दी है 4 साल की, अब सब कुछ वैसे ही है, बस 4 साल की जगह अब 2 साल कर दी गई है उस कैदी की। इसको बोलते हैं प्रतिहार। क्षमा करने का मतलब है सब कुछ, दंडादेश जो है सबसे क्षमा कर देना। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया है। यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी शक्ति कैसी है राष्ट्रपति की, तो न्यायिक शक्ति है। बात करें क्षमा की, देखिए 200 दोषी को सभी दंडादेशों और निर्हरताओं से पूर्णतः जो है मुक्ति दिला देना, क्षमा कर देना पूरा। लघुकरण का मतलब है दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है लघुकरण में, जैसे मृत्यु दंड का कठोर लघुकरण करके जो है कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाना। प्रतिहार या परिहार का क्या मतलब है? दंड की प्रकृति में कमी किए बिना उसकी अवधि कम कर देना,
जैसे कि 2 साल के कठोर कारावास को घटाकर 1 साल के कठोर कारावास में बदल दिया जाना। विराम होता है एक दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किसी विशेष परिस्थितियों में कम करना। ठीक है, जैसे कि महिला अपराधी का जो है गर्भवती होना। एक होता है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन होता है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, विशेषकर मृत्यु दंड पर प्रतिलंबन। अब ये तो राष्ट्रपति से रिलेटेड हो गया। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के पास लघुकरण भी है, प्रतिहार, परिहार, विराम है, प्रतिलंबन है, नहीं है तो क्या, ये क्षमा नहीं है उसके पास, मतलब माफ़ नहीं कर सकता वो मृत्युदंड की क्षमा को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित है? संविधान का प्रावधान यह है अनुच्छेद। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 86। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87। क्या करेक्ट है कोई? तीनों के तीनों करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। संसद में राष्ट्रपति का विशेष भाषण अनुच्छेद 87, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 86 और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाना, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाना, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा की बैठक तो बुलाते हैं, करेक्ट है। संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं, राष्ट्रपति ही बुलाते हैं संयुक्त बैठक। अब जो संयुक्त बैठक आती है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक बुलाना राष्ट्रपति का काम है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करना राष्ट्रपति का काम नहीं है। थर्ड को एलिमिनेट करिए, 2 कटेंगे, केवल 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो संविधान के अनुच्छेद 108 में उपबंध है कि राष्ट्रपति कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, किंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 85(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुला सकता है, किंतु संसद के प्रत्येक सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर और विचार करना है आपको। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों को विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। वह संसद की बैठक को कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है, संसद की बैठक को। बताइए कौन सा करेक्ट है? बताइए बताइए बताइए। देखिए, कई बार बताया होगा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका विघटन तो नहीं हो सकता। अब विघटन नहीं हो सकता तो चाहे राष्ट्रपति आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए, पूरी मंत्रिपरिषद आ जाए, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा है। तो पहला तो गलत है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा का नहीं कर सकते। तो पहला गया, लो आंसर ही मिल गया, सारे के सारे कट के एलिमिनेट हो गए। अब 3 से आपको मान लीजिए ब्लंडर में मतलब बाउंसर मार रहा हो तो पते, तब भी आंसर आपको मिल गया। देखिए, संसद की बैठक को कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का काम जो है वो अध्यक्ष का होता है और सभापति का होता है। मतलब ये काम लोकसभा में हो रहा है तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा का सभापति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं क्या? सत्रावसान। लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकते हैं राष्ट्रपति, केवल 2 है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 85(2) में उपबंध है कि राष्ट्रपति केवल लोकसभा का विघटन करेंगे। तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करेंगे और राज्यसभा और लोकसभा का सत्रावसान दोनों का कर सकते हैं। विघटन केवल लोकसभा का कर सकते हैं, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है भैया। लोकसभा की कार्यकाल की अवधि केवल 5 साल की होती है। ठीक है, उसका विघटन हो सकता है। अनुच्छेद 85(2) में उपबंध है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। संसद को स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है। लोकसभा के मामले में लोकसभा के स्पीकर के पास है और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति के पास है, यानी एक तरह से देखा जाए तो राज्यसभा के अध्यक्ष के पास है। सदन की बैठक स्थगित करते हैं।
अपनी अपनी कर लेते हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से हैं वो क्षेत्र? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन। तो साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है। सहकारी आंदोलन नहीं है। सहकारी आंदोलन का संबंध है स्टेट लेवल पे, राज्यसभा मतलब राज्यपाल करते हैं उससे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सी एलिमिनेट होता क्या? पांचवा सहकारी आंदोलन से एक कटता। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 80(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा के लिए मनोनीत करेंगे। इसमें शामिल क्षेत्र हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्य के राज्यपाल विधान परिषद के लिए मनोनीत करेंगे। वर्तमान में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने के संबंध में बदलाव किया गया है। इसी आधार पर आपको याद हो कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था उस समय। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित सिफारिशों या प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाएगा। किन किन को? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ वित्त आयोग। ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। है तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लोक लेखा समिति संवैधानिक तो है, लेकिन इसका नहीं करेंगे वो, क्योंकि इसको करता है लोकसभा का अध्यक्ष। 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो संवैधानिक समिति है। तो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति सदन के पटल पर नहीं रखवाते। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपती है। बहुत अटकाते हैं इस स्टेटमेंट को रखकर, लोग लगाकर चले जाते हैं राष्ट्रपति ही। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग है और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंध है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। यह प्रश्न बड़ा पूछा गया है 2016 से पहले, 14 में, 15 में, 13 में, 11 में यूपी पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 10 से अंतिम प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति वास्तविक मुखिया, लोकप्रिय मुखिया, औपचारिक मुखिया, विधिक मुखिया, राजनीतिक मुखिया, नाम मात्र मुखिया, संवैधानिक और नाम मात्र। बताइए उपरोक्त में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? एक लाइन आपने कई बार सुनी होगी, यूपी पीसीएस की फेवरेट है कि भारत सरकार के या भारत केंद्र सरकार के या संघ सरकार के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम से चलेंगे और राष्ट्रपति जो है उनका प्रयोग मतलब अपनी शक्ति का प्रयोग खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा या करवाएगा। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है ना, कार्यपालक मुखिया तो है, मतलब कार्यपालक शक्ति का प्रावधान है, लेकिन कार्यपालक से नहीं चलती नहीं सरकार, उसमें राजनीतिक चीज़ें भी मिक्स हैं। ठीक है, तो वास्तविक तो हेड है नहीं वो, वास्तविक मुखिया तो प्रधानमंत्री ही है। ठीक है, तो पहला नहीं होगा। कहाँ कहाँ वास्तविक लिखा है? राजनीतिक भी नहीं है वो राष्ट्रपति, तो ये भी हट जाएगा। औपचारिक है, विधिक है, कानूनी है, तो ये 2 वर्ड सही हो गए। नाम मात्र है। ठीक है, नाम मात्र, क्योंकि वास्तविक तो प्रधानमंत्री हो गया, नाम मात्र राष्ट्रपति हो गया। संवैधानिक है। ठीक है, संविधान में प्रावधान है, तो चौथा वाला हो जाना चाहिए इसका और दूसरा वाला हो जाना चाहिए। वास्तविक की वजह से पहला एलिमिनेट हो जाएगा और राजनीतिक की वजह से तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 और 4। तो देखिए, भारत का संविधान राष्ट्रपति को संवैधानिक और नाममात्र तथा औपचारिक और विधिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) में उपबंध है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संविधान में यह भी प्रावधान है कि अनुच्छेद 77(1) में उपबंध है कि भारत सरकार कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे
किंतु कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 74(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। ठीक है, ऐसा भी लिख दिया है तो ऐसा भी लिख दिया है। तो भारत के राष्ट्रपति हो गए नाम मात्र, संवैधानिक हो गए, नाम मात्र हो गए, विधिक हो गए, औपचारिक हो गए, और प्रधानमंत्री हो गए वास्तविक और राजनीतिक। ठीक है, और लोकप्रिय तो हैं ही। चलिए, तभी बहुमत दल के नेता हैं। तो 10 प्रश्न थे ये पॉलिटी के। अगला जो टेस्ट आएगा अगर पॉलिटी का आएगा तो ठीक है, इसी का आगे से कंटिन्यू करेंगे। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा तो भारत में ब्रिटिश विजय जहाँ तक हो गया उसी का आगे से कंटिन्यू करेंगे। बाकी यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए हर दिन। 13 जून का एग्ज़ाम है और यूपीएससी का 27 जून को। धन्यवाद।